प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचते हुए सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 4078 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब तक सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने का रिकॉर्ड भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगभग 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं और साथ ही एक गैर हिंदी भाषी राज्य से आने वाले सबसे लंबे समय तक पीएम के पद पर बने रहने वाले नेता भी हैं। ये उपलब्धि न केवल उनकी राजनीतिक दृढ़ता का प्रतीक है, बल्कि लोकतंत्र में जनता के भरोसे की गवाही भी है। पीएम मोदी का राजनीतिक सफर वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने 13 वर्षों तक राज्य की कमान संभाली और फिर 2014 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू के नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक 6130 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू का तीसरा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही निधन हो गया। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी लगातार 4077 दिनों तक पीएम रहीं। इंदिरा गांधी 1980 में दोबारा प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। वे भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक बतौर प्रधानमंत्री 4078 दिन पूरे कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं मोदी। इंदिरा गांधी के बाद पहले पीएम जिन्हें लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत मिला। आज एक और रिकॉर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए जो 4078 दिन तक अपनी निर्बाध न केवल प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि उनके उस कार्यकाल को तो आज़ादी के बाद उनका इस टेन्योर में जितना भारत ने मान सम्मान और अपनी उपलब्धियां हासिल की, और जब प्रधानमंत्री ने अपना दायित्व संभाला तो 10वें 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में भारत की गिनती थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के अंदर ही भारत को चौथी अर्थव्यवस्था में बदलते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ, जब तक ये टेन्योर पूरा होगा, भारत दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए आर्थिक सुधार, डिजिटल इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से देश की दिशा और दशा बदलने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। कांग्रेस का कहना है कि इंदिरा गांधी 5835 दिन प्रधानमंत्री रहीं। इसके साथ ही कांग्रेस पीएम मोदी के कार्यकाल पर भी सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी और ये झूठ फैला रही है। इंदिरा गांधी जी जो है 5835 दिन प्रधानमंत्री रही है, और कोई प्रधानमंत्री पद पे कितने दिन रहने से अगर जो है उसकी अध्यक्षता मानी जाती हो, उसकी अगर जो है प्रतिभा मानी जाती हो, तो ये रिकॉर्ड तो कहीं भी कई तानाशाह देशों में इससे भी ज्यादा लंबे लोग रहे होंगे। आपने क्या करा हुआ? आपकी उपलब्धियां भी हैं, बिल्कुल हैं। आपने पुलवामा की उपलब्धि, आपकी इतिहास में दर्ज है पुलवामा, कि आपके यहाँ एक ऐसा कांड हुआ जिसकी सरकार जांच ही नहीं कर पा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नया रिकॉर्ड सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व की पहचान है जिसने बीते 1 दशक से ज्यादा वक्त तक देश की जनता का भरोसा बनाए रखा। इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर नरेंद्र मोदी अब देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले नेता बन गए हैं। जहां बीजेपी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए
मोदी के नेतृत्व में देश के विकास की मिसाल दे रही है, वहीं कांग्रेस उनके कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र, संस्थाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने की बात कर रही है। आगे का राजनीतिक रास्ता कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये अध्याय भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। आज एजेंडे में चर्चा करेंगे मोदी के मुकाम की। दरअसल भारत की लीडरशिप में एक नया रिकॉर्ड आज जुड़ गया और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू जी के बाद सबसे ज़्यादा लगातार दिनों तक काम करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ा। हालांकि ये कोई प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि लगातार कोई नेता इतने दिनों तक कामकाज संभाले और आज भी उनका भरोसा लोगों पर कायम है। आज भी भारत के लोग, देश के लोग उन पर बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। अपने प्रभावशाली नेतृत्व, चौंका देने वाले फैसलों से दुनिया को आश्चर्यचकित कर देने वाले नरेंद्र मोदी ने भारत ही नहीं बल्कि एक तरह से कहें कि दुनिया को प्रभावित किया। और यही वजह रही कि आप देखिए, दुनिया के 25 से ज़्यादा देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। शायद ये इतिहास में पहले ही ऐसे नेता होंगे जिनको इतने देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। ये उनकी कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। और आप देखिए, एक से बढ़कर एक फैसले नरेंद्र मोदी जी ने लिए। एक ऐसा नेता, यदि उनके मुख्यमंत्री कार्य को भी मिला लिया जाए, प्रधानमंत्री कार्य को भी मिला दिया जाए, तो कम से कम 25 साल के आसपास वो नेतृत्व करने वाले दुनिया के एकमात्र नेता होंगे। तो बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट में ये आई है। और कई फैसले इस दौरान उनके ऐसे रहे जिसने दुनिया को विस्मित कर दिया। अब जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मामला पहले कोई बात नहीं करता था, लेकिन आज उन्होंने वो टारगेट फिक्स किया और आज 4 पर तो आ ही गए। दुनिया की चौथे नंबर, अब हम बहुत जल्दी तीसरे नंबर की इकोनॉमी के मामले में तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। ये उनके कुशल नेतृत्व का ही परिचायक है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। पीएम मोदी के नेतृत्व में कितना मजबूत हुआ देश। धरातल पर कितना उतरा सबका साथ सबका विकास का नारा। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे पीएम मोदी। कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप। तो ये थे आज के एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों को आपसे परिचय में करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ब्रज गोपाल जी लोहिया जी हैं। ब्रज गोपाल जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ हैं। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत लोहिया जी आपसे ही कर लेते हैं। वैसे ही बीजेपी तो मोदी को मतलब दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता मानती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। उनकी लीडरशिप ने निश्चित तौर पर दुनिया को चौंकाया और प्रभावित भी किया है। मैं आपसे एज ए पार्टी वर्कर ये जानना चाहता हूं कि आप कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को। देखिए योगी जी, ये पार्टी वर्कर के रूप में तो मेरे लिए निश्चित गौरव की, गर्व की बात है ही, मगर इस देश का नागरिक होने के नाते भी मेरे लिए बड़े गर्व का क्षण होता है। और ठीक है, कांग्रेस के अपने विचार हो सकते हैं, मगर मोदी जी के नेतृत्व में पहले गुजरात में और बाद में देश ने बहुत बड़े आयाम तय किए हैं। हम 10 शायद कुछ तकनीकी कारणों से ब्रजगोपाल जी की आवाज़ नहीं आ पा रही।
मुझे तो ऐसा लगता है कि आज बीजेपी वालों के लिए सुनहरा दिन था और उसी दिन आवाज़ आपकी बंद है। खैर, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहे हो। समर सिंह जी, आपके पास में आ रहा हूँ, और निश्चित तौर पर यदि आप इसको कांग्रेस बीजेपी से इतर करके देखें, हालांकि ये आपकी मर्जी, आप इसका आकलन कैसे करें, लेकिन ये एक नेता के लिए बड़ा सफल कार्यकाल तो माना ही जाएगा। और पूरी दुनिया में उनकी नेतृत्व क्षमता ने, उनके निर्णयों ने लोगों को चौंकाया है। तो एक तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है मोदी जी के नेतृत्व को लेकर? जी, निश्चित तौर पे ये बात आपने बोली बहुत सही कही है कि राजनेता के लिए ये बहुत एक गौरव का क्षण हो सकता है कि उसकी पर्सनल व्यक्तिगत एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन देश को क्या मिला, प्रश्न ये भी होता है। और जहां तक बात है कार्यकाल का हम लोग करते हैं, तो कार्यकाल के अंदर बताया कि एक जो युवा है वो 23 साल की उम्र में देश पे अपनी जान निछावर कर देता है और देश की आजादी के लिए कार्य करता है, और एक जो व्यक्ति है वो 60 रुपए की पेंशन लेता है और 90 साल तक जीता है। तो आपको आकलन करना है, और अपने चैनल की, जो आपके चैनल की जनता जो उसको देख रही है वो आकलन करेगी कि इसका कार्यकाल सफल रहा, जो 80 साल 90 साल जिया, जिसने 60 रुपए की पेंशन लिया, 24 साल की उम्र में माँ भारती के ऊपर शहीद हो गया। दूसरी बात है, आप देखिए कि क्या उपलब्धियां हैं। उपलब्धियों के बारे में आपने नहीं बताया आपके चैनल पर, मैं बता देता हूँ कि पासपोर्ट रैंकिंग में 105 में 77वें नंबर पर है। भुखमरी में 22वां विश्व का सबसे भुखमरी से ग्रसित देश हमारा भारत है, 160 में 127 में से 105वें नंबर पर। महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके अंदर 29वां सबसे खतरनाक देश भारत है। शिक्षा के अंदर 10वां सबसे अशिक्षित देश, 80 देशों की इसमें फहरिस्त में 70वें नंबर पर जो है, 71वें नंबर पर भारत है। और जहां पर पानी की गुणवत्ता है, पानी की गुणवत्ता में 122 में से 120वें नंबर पर है। और ये मैं नहीं कहता, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती कि 20 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे को लानत है, मैं लानत भेजूंगा इस कार्यकाल पर जो 20 करोड़ लोगों को पानी तक न दे सके। और इसके अलावा भी अगर आप बोलोगे तो बहुत सारी चीजें कहने के लिए, सैनिकों की जो मृत्यु है, 1003 सैनिक जो है हमारे, छोटी मोटी जो घटनाएं हुई हैं वहां पर शहीद हुए, जिसके अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं जिनको अगर हम देख लें, जिसके अंदर एक साथ पुलवामा के अंदर हमारे सैकड़ों जो जवान शहीद हो गए हैं। आप पूरी देख लीजिए, आप पठानकोट देख लीजिए, और आप देखिए कि 9,585 ऐसी घटनाएं देश के अंदर हुई जो उग्रवादी, माओवादी, नक्सलवादी और इसके साथ में आतंकवादी घटनाएं, जिसके अंदर कम से कम 2 लोगों की मृत्यु हुई है, वो सिविलियन या फौजी। तो ये इनका क्या अचीवमेंट है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और आप 5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। महोदय, आप मुझे बताइए कि हमारे देश की जिस दिन जनसंख्या 200 करोड़ हो जाएगी ना, उस दिन हम पहले जो है शीर्ष के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आप इस जीडीपी का कैलकुलेशन जनता की जो है वो आपकी पॉपुलेशन से होता है। आप ये बताइए, जापान की पॉपुलेशन कितनी, किसको पछाड़ा आपने? वहां की पर कैपिटा आपको इनकम पता है कितनी है? $10,000 प्रति वर्ष। और यहाँ पर कितनी कमाते हैं? 1800। और 1800 में से भी अगर शीर्ष के 10% जो लोग हैं, अडानी अंबानी जैसे इनके जो मित्र हैं, भाई है, उनके अगर हटा दूं मैं, तो 900 $950 प्रति वर्ष हम लोग कमाते। तो आप ये भी तो बताइए अपनी जनता को, अपने दर्शकों को, कि 10,000 जीडीपी जो है पर कैपिटा इनकम वहां पर जापान में है, और यहाँ पर 950 1800 कमाते हैं आप। तो ये उपलब्धियां है, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में भी। और मुंह छुपाना शत्रुमुर्ग की तरह अपना सर जो है रेत में गाड़ लेना चाहिए। ये उपलब्धियों की बात करने यहाँ पर आते हैं। गजब मेहनत करी साहब आज सरमर सिंह जी आपने, और इतने रिकॉर्ड आप लेके आए। एक आध रिकॉर्ड कांग्रेस में जो जनसंख्या का भी आपने जिक्र किया कि 200 करोड़ हो जाएगी तो अपने आप अपन टॉप पे पहुंच जाएंगे, तो जनसंख्या इसलिए आपने रोकी थी क्या 1975 में नसबंदी करा के? दूसरी बात ये तो कि नेचुरल प्रोग्रेस है, ये तो जनता भी बढ़ती है तो प्रोग्रेस भी होती है। तीसरी बात ये कि एक भी उपलब्धि आपको नजर नहीं आ रही, इतने नेगेटिव आप क्यों जा रहे हैं? अब आपने जितने सवाल किए समर सिंह जी मैं जवाब ले लेता हूं ब्रजगोपाल जी से। आप भूल गए हैं जी, ब्रजगोपाल जी से जवाब ले लेते हैं। अब आपको पर्याप्त टाइम दिया, आप पर्याप्त टाइम आपको दिया। लोया जी से मैं जवाब ले लेता हूँ, 1 मिनट, लोया जी से जवाब ले लेता हूँ। जी लोया जी, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन है आपका, क्या बात? नहीं, निश्चित है, निश्चित ये इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस का निराशाजनक ही प्रदर्शन है, और इसीलिए निराशा के वातावरण में कांग्रेस जी रही है। और वो जो निराशा उनकी निजी है, उस निराशा को देश पर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी, आप इस बात को समझने का प्रयत्न करिए।
इस देश को पिछले 11 वर्षों में 4 स्तर पर हम उसकी प्रगति देख सकते हैं। एक आर्थिक मोर्चे पर, एक सामरिक मोर्चे पर, एक सांस्कृतिक मोर्चे पर और एक राजनीतिक मोर्चे पर। आप याद कीजिए, मेरे कहने से या समर जी के कहने से दुनिया नहीं मानती है। सच ये है कि आज 2014 से पहले इस देश के फैसले दुनिया करा करती थी। आज ये देश दुनिया के फैसले करता है। ये नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है। ये देश इकोनॉमी में 10वें नंबर पर था, जो तीसरे नंबर पर है। आज तीसरे नंबर पर है, जब हम आप चौथे नंबर पर है। और ये जो लक्ष्य है जो 2035 के लिए तय किया था, उसे हम पालेंगे। एक बात और है जो समर जी ने कही, उसमें से एक बात को मैं बिल्कुल उनकी सच मानता हूं कि वो कह रहे हैं कि इन्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए। निश्चित हम शर्मिंदा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के पहले अगर उस तरह का नेतृत्व होता तो देश इस स्थिति में नहीं होता कि जो आंकड़े समर जी बता रहे हैं। ये देश उस स्थिति में नहीं होता कि 2014 में जब 21वीं सदी चल रही थी, तब इस देश में एक नए आए प्रधानमंत्री को स्वच्छता के लिए अभियान चलाना पड़ता। इस देश में एक नए 2014 की 21वीं सदी में बने प्रधानमंत्री को 12 करोड़ घरों में शौचालय बनवाना पड़ता। ये स्थितियां नहीं होती अगर नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व होता तो। हाँ, मगर मैं फिर भी जो लोग रहे हैं उनकी कोई आलोचना आज नहीं करना चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश ने एक नई यात्रा तय की है। इस देश का सम्मान बढ़ा है, और कितना सम्मान बढ़ा है इसका प्रमाण लगे हाथ आपको बता देता हूं। कोई बहुत लंबी कहानी की आवश्यकता नहीं है कि इस देश ने अभी कल परसों ब्रिटेन ने जो जिसके कभी हम गुलाम हुआ करते थे, उस ब्रिटेन ने भारत के सामने भारत की शर्तों पर समझौता किया है। और ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को सर्वाधिक नागरिक सम्मान मिले, वो सारे नागरिक सम्मान उन्होंने भारत की जनता को ही समर्पित किए हैं। कि ये जो सम्मान है ये व्यक्तिगत नहीं है, ये इस देश की सामूहिक ताकत है। अभी समर जी कह रहे थे कि शिक्षा के मामले में कहां खड़े। समर जी, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनको भारत में पढ़े लोग जो IITian इंजीनियर हैं वही चला रहे हैं। अरे ये गर्व करने के विषय है जिन पर आप इतना रो रहे हैं। अरे और कम से कम नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते करते देश को तो कम मत किए। एक बात याद रखिए, आप कह रहे थे भुखमरी है। आपको याद होगा कि यही अमेरिका और यही एजेंसियां कहती थी कि भारत अगर खाद्यान्न का एक्सपोर्ट बंद करेगा तो दुनिया में भुखमरी आ जाएगी। ये डबल स्टैंडर्ड बातें मत करिए। और जिस देश को आप भूखा कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 27.5 करोड़ लोग अति गरीबी, जो एक्सट्रीम गरीबी थी, उससे बाहर निकले हैं और भरण पोषण में सक्षम हुए। आपने एक और बात कही कि इस देश में 20 करोड़ लोगों को पेयजल नहीं है। हम इसे स्वीकार करते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि 2004 तक 100 करोड़ लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा था। हाँ, 20 उसमें छूटे हुए हैं, उन तक भी पेयजल पहुंचेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मगर एक बात याद रखिए, जब आंकड़े गिनाए तो याद रखिएगा, इस देश पर 56 वर्षों तक एक परिवार और पार्टी ने राज किया है। हिसाब हमारा मांगो, 11 वर्ष का हम देंगे, परंतु जरा ये तो बता दो कि अपन ने क्या किया था। अपन ने जिसको कहा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसके बगैर चल नहीं सकता। 1 मिनट योगी जी, कंक्लूड कर देता हूं। आप याद करिए, ये हम क्यों उत्सव के रूप में मना रहे हैं कि एक समय था देश ये मानता था कि देश में कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी सरकार नहीं चला सकती, चलाएगी तो लौट कर नहीं आ सकती सरकार में। उन सारे मिथों को तोड़ दिया है उस पार्टी ने। और आज जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करने में देश की आलोचना करता है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। ठीक बात। आलोक जी, आपने दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को सुना। एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक देश के सच्चे नागरिक के तौर पर आप इस लीडरशिप को कैसे आंकते हैं? बिल्कुल योगी जी, ये बात जो बहस है वो लगातार चलती आ रही है और कांग्रेस इस चीज़ को समझने तैयार नहीं है। आज भी इतने साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी वो पता नहीं क्यों रिवाइव नहीं करना चाहती। जिस तरीके के आंकड़े समर जी बता रहे थे, आप ये देखें, यदि वो बुराई करते हैं कि ये इस देश में गरीबी और ये सारी चीज़ें, तो ये उनके कार्यकाल की भी तो कहा जाए कि अक्षमता है। तो ये आलोचना करने का विषय नहीं है। दरअसल में मोदी जी का ये जो 1 दिन ज़्यादा बढ़ गया, ये इस कार्यकाल की भी बात नहीं की जानी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, उनके कामों की बात की जानी चाहिए। उनके कामों में जो उपलब्धियां आई हैं वो बहुत उल्लेखनीय हैं। अब आप देखें, जो आपने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही,
आप ये देखें कि हमारा पड़ोसी चाइना हमसे 2 साल बाद यात्रा शुरू की थी उसने, अपनी विकास यात्रा, और उसके बाद में आज वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर गया है। और इस तरीके से चाइना की जो ग्रोथ है, आप कह सकते हैं वहां पे साहब लोकतंत्र नहीं है, वहां वामपंथ रहा है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। जनता को कहां रिलीफ मिली? यदि जनता को चाइना में रिलीफ मिली तो आप उनकी उपलब्धियों को कम नहीं आंक सकते। तो हम भी ये काम कर सकते थे, हमने क्यों नहीं किया? हम उलझाते रहे लोगों को, आरक्षण में कहीं उलझा दिया, कहीं उलझा दिया भाषा के आधार पे, कहीं प्रांतों के आधार पे। इस तरीके से हमने समय पास किया। तो आपको ये बार बार जो उपलब्धियां नहीं, आप इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को आप कम नहीं करना चाहते, हम उनको कम नहीं कह रहे हैं कि उनने उस समय जो उपलब्धियां थी, जिस तरीके की माहौल था वैसा काम किया। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे उनने किया, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से के बाद में मोदी जी जब आए तो उनको खाते खोलना पड़े, जनधन खाते खोलना पड़े, और तब जाके लोग बैंक तक पहुंच पाए। तो ये जो असफलताएं हैं, यदि आप असफलताओं की बात करेंगे तो बहुत सारी असफलताएं कांग्रेस के मतलब खाते में भी, कलंक के खाते में जाएंगी। तो ये सब चीजों की ना बात करके हम ये जरूर बात करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बुराई करें हम, कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो हम मोदी जी की बुराई करें या बीजेपी की बुराई करें। कुछ अच्छी चीजें हैं, उनकी भी तारीफ कर सकते हैं। हाँ, उसके बीच में कांग्रेस ने भी जो अच्छी बातें की वो भी गिनाई जा सकती हैं, वो करना चाहिए। तो हमें लगता है कि मोदी जी का कार्यकाल जो है वो उपलब्धियों से भरा है, और इसमें दिन की बात ना की जाए। वो उन्होंने जो बेसिक चीजें की हैं, जो चेंज लेके आए, चेंज ओवर करके आए, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं कर पा रहा था। आप ये बताएं कि क्या सरकारीकरण का जिस तरीके से चेंज करना था, जहां जहां जरूरत थी वो सब करना थी, वो कांग्रेस के लीडर्स भी कर सकते थे, उनकी राज्य सरकारें भी कर सकती थी। लेकिन राज्य सरकारें भी उस टाइप रास्ते से नहीं हटी, और इसके बाद में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रहीं वहां भी उन्होंने कोई क्रांति नहीं की। आप हमेशा जी, तो ये सब चीजों पे जो है चर्चा की जानी चाहिए, खुले मन से की जानी चाहिए। नहीं, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है आलोक जी कि देश में कई अवसर ऐसे आते हैं, कई दिन ऐसे आते हैं जिसमें मुझे ये लगता है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके सोचना चाहिए। समर सिंह जी, एक बात ज़रूर है, ठीक है, आपकी अपनी स्टडी है और आप लेके आए ये आंकड़े, क्या एकाध कोई चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं लगती मोदी के कार्यकाल में? बहुत अच्छी लगती है, घोड़े अच्छी लगती है, उस पर घूमते बेरोजगार अच्छे लगते हैं, और वो लोग अच्छे लगते हैं, वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो एक भ्रष्ट स्कूल, भ्रष्ट तंत्र के नीचे आज झालावाड़ के अंदर दब के मर गए। वो किसान अच्छे लगते हैं जो लड़ के, आपके अच्छे लगते हैं, मुझे वो गाना याद आ रहा, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये अंबर। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। और हम आज 27 करोड़ लोगों को भुखमरी से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी 80 करोड़ लोग वो अच्छे लगते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी राशन देती है। वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो देश के अंदर रह के देश की शक्ति बन सकते थे, लेकिन वो टेक्निकल लेबर बनकर विदेशों में काम कर रहे हैं। तो अच्छे लगने की कोई फहरिस्त यहाँ पर छोटी सी नहीं, वो भी काफी बड़ी है। अच्छा लगता है हम जब देखते हैं कि हम दिन भर हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दों पर चिंतन और ये नहीं होता। मैं शाम से, जब से झालावाड़ की घटना हुई जिसमें 7 छोटे बच्चे जो है मासूम दब के मर गए, कई चैनल मैंने स्क्रॉल कर ली शाम से अभी तक, मैं एक चैनल ने उसको मुख्यता से नहीं बताया, एक चैनल ने उसके ऊपर डिबेट नहीं करी। खैर, ये बात मैं जानता हूँ, आप ही के एक कोई वरिष्ठ पत्रकार का इंटरव्यू मैंने 4-5 दिन पहले देखा, उसमें कहा गया कि क्या मजबूरी होती है हमें कि हमें सरकार की तरफ से बात करनी होती है, क्योंकि जो है विज्ञापन सरकार देती है, दबाव सरकार का रहता है, और जो नहीं करता उन पत्रकारों के घर टूटते हमने इस प्रदेश के अंदर देखे हैं। तो मजबूरियां आपकी हो सकती है, मेरी पर्सनली कोई मजबूरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि समर सिंह जी, होता है क्या, देखिए आप अपनी बात करते करते जाने कौन कौन को टारगेट पे ले लेते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे राहुल गांधी जी से पूछो, एक मिनट सुन लें, अब आपने अपनी बात कर दी, मीडिया पे सवाल उठा दिया, अब एक मेरी तरफ से सवाल ले लें आप। ये ठीक वैसे ही है जैसे राहुल गांधी चुनाव आयोग भी उनको अच्छा नहीं लगता, संसद भी उन्हें अच्छी नहीं लगती, सुप्रीम कोर्ट पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, मीडिया को तो वो कुछ समझती नहीं है। हम ये कह रहे हैं जब आपकी ऐसी चीजें, खबरें, ऐसी खबरें मीडिया दिखा रहा है जिसको दिखाना ही नहीं चाहिए, संसद में आप हुल्लड़ कर रहे हैं, बाहर आके मीडिया के सामने आके आप प्रचार पाना चाहते हैं, तो मीडिया ही तो आपको आगे ला रही है, मीडिया ही तो आपको आगे आके बिठा रहा है यहाँ। मीडिया ही आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए, और आप मीडिया पे टारगेट कर रहे हैं कि उनको विज्ञापन मिलते हैं। ये तो सनातन परंपरा है, सरकार विज्ञापन देती है। आपकी जब सरकार थी तब आप भी दिया करते थे, तो इसके इतर भी थोड़ा यदि सोचो तो अच्छा लगेगा। ठीक, एक ब्रजगोपाल लोहिया जी से कमेंट ले लेता हूँ। जी लोहिया जी, नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए जी, एक जल्दी, बहुत जल्दी 10 सेकंड में कर के अंदर मीडिया इंडेक्स क्या था, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स क्या था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या था, आज क्या है, आप तो नहीं बता पाएंगे, मैं बोल देता हूं आपकी तरफ से। 10 सेकंड
कि भारत शीर्ष के उन देशों के अंदर शुमार हो चुका है जहां पर ये मीडिया समय को खत्म हो जाएगा और स्वतंत्रता वो से बोलते अपनी रहेंगे, बात फिर आप रखने कहेंगे का समय की बात है। जो है अवसर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है लोया जी। देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि आज मीडिया पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिनके काल में, जिन श्रीमती गांधी का ही काल है वो, जिसमें देश भर के पत्रकार जेलों में ठूंस दिए गए थे, 152 अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई थी, और एक सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1954 में जो संविधान का पहला अमेंडमेंट हुआ था वो केवल एक पत्रकार के लेख के कारण हुआ था। वो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, सुनकर दिल को सुकून मिलता है। एक बात जरूर मैं कहता हूं, भारत तरक्की कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी तरक्की कर रही है, क्योंकि हमारा नजरिया पॉजिटिव है, इसलिए कर रहे हैं। दोनों तरक्की कर रहे हैं। लोया जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है, एक अंतिम लास्ट कमेंट में आलोक जी आपसे ले लेता हूं जी, समाप्त कीजिए प्लीज आप। बिल्कुल योगी जी, जिस तरीके से ये बहस तो अनंत काल तक चलती रहेगी, कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन हमें कुछ फैक्ट्स पे भी काम करना पड़ेगा कि जिस तरीके से जो पॉलिसीज थी, आपने क्या किया, कांग्रेस की सरकार यहाँ आई तो आपने कहा किसानों का कर्जा माफ, मतलब जिसने कर्ज नहीं चुकाया उनका माफ। तो आपने जो है अक्षम लोगों को आगे बढ़ाने की पॉलिसी चला रखी थी, और इसके बाद में बीजेपी की लाख बुराइयां की जा सकती, लेकिन कुछ बातें की, उन्हें किसान को किसान सम्मान निधि दी। तो किसी तरीके से आप किसान को, जो काम करने वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो पॉलिसीज है इन पे अंतर साफ दिखता है, और ये जो बेसिक अंतर है इसने देश को आगे बढ़ाया है। और हमें लगता है कि कांग्रेस को अपने पुराने कार्यकाल की जरूरी नहीं, उसकी अच्छाइयां हैं जो उनकी बात करें, बुराई में नहीं पड़ना चाहिए, और बल्कि आगे आके विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए ताकि इससे अच्छे लीडर्स आगे आ पाए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि अपने आप को पेश करें और ये विजन भी बताएं। ये केवल ऐसा ना लगे कि लोग ये समझें कि ये तो देश के विरोध की बात करते रहते हैं। खैर, समय अभी इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।